देश के समाचार में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर मलदहिया एवं चेयरमैन जीवनदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाराणसी हूँ। और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन चूँकि समाज में दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा, इसलिए हमने दोनों फील्ड में जो है काम किया। और इन दोनों में के अलावे समाज सेवा के क्षेत्र में भी विशेष रूप से भोजपुरी भाषा के विकास के लिए हम लोग लगातार जो है संघर्ष करते हैं। जब से यहाँ आए हम बनारस में, रहने वाला मैं मूल रूप से गाजीपुर जनपद का हूँ। शिक्षा दीक्षा गाजीपुर में हुई, उसके बाद जमशेदपुर में हमने मेडिकल की डिग्री ली। पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए मैं रांची मेडिकल कॉलेज भी गया और वहाँ से फिर बोकारो जनरल हॉस्पिटल बोकारो में मैं करीब 8-9 साल नौकरी करने के बाद बनारस आ गया और फिर यहीं मैंने नर्सिंग होम बनाया सिंह मेडिकल, और उसके कुछ सालों के बाद हमने ये शिक्षण समूह की स्थापना की। डॉक्टर साहब, आप लगभग कितने सालों से मेडिकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं? मेडिकल फील्ड में करीब 40 साल हो गया मैं काम करते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे ऐसे नीडेड पर्सन भी आते हैं जिनको आपको मदद अगर कभी करनी पड़ती है तो उसको किस रूप में मदद करते हैं? देखिए, शुरू में मेरे नर्सिंग होम का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने किया था। और चंद्रशेखर जी जब उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, ज़्यादा अच्छा बोलते ही थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अशोक सिंह जिन्होंने ये नर्सिंग होम बनाया है वो ये नहीं देखेंगे कि गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है, कोई भी आएगा उसको ये चिकित्सीय सुविधा जो है तुरंत फर्स्ट एड तुरंत देंगे, बिना ये देखे हुए कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। दूसरी बात, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी करती है बॉर्डर के ऊपर कि लड़ाई के मैदान में वो दुश्मन का सिपाही है या अपने देश का सिपाही है नहीं देखता, और सिर्फ जो है ये देखते हैं कि इलाज की उसको ज़रूरत है और इलाज करते हैं। और ये दोनों बातों का ध्यान हमने 93 से लेके अब तक रखा है। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो या ना हो, यदि वो जो है नर्सिंग होम पर किसी के द्वारा यदि लाया जाता है तो उसको फर्स्ट एड हम लोग दे देते हैं। उसके बाद यदि वो इलाज कराना चाहे तो नर्सिंग होम में रहे, न इलाज कराना चाहे तो नर्सिंग होम से दूसरे जगह भी जा सकता है। तो इन चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा। दूसरे, मेरे नर्सिंग होम में मैक्सिमम जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग ही इलाज कराते रहे, या बहुत इमरजेंसी, चूँकि इमरजेंसीज बहुत थी और जिस समय मैंने खोला था उस समय सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए एक सेंटर बन गया। ये ट्रामा का सेंटर बीएचयू में अभी हाल में 2 वर्षों से बना है, लेकिन ये ट्रामा के सेंटर के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में ये एक नोटेड जो है सेंटर रहा कि कहीं से भी कोई भी उठ के जो है निसंकोच चला आता है कि चलेंगे तो वहाँ मेरा जो भी इलाज संभव है वो शुरू हो जाएगा, और वो मैंने किया भी। डॉक्टर साहब, आप एजुकेशन फील्ड में ऐसे क्या हुआ कि जो आपने मतलब एजुकेशन में भी रुचि रखना उचित समझा? देखिए, बच्चों के एडमिशन के लिए मैं बहुत जगह गया, मध्य प्रदेश में ग्वालियर गया और उत्तराखंड गया। उत्तराखंड में एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है तो वहाँ भी गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया मैं, नोएडा वगैरह साइड में। तो लोग बड़े मुस्कुराते थे, हंसते थे कि वहाँ पूर्वांचल में ऐसा कोई सेंटर नहीं है, कोई बढ़िया सेंटर नहीं है, इसलिए वहाँ के ज़्यादा बच्चे वहाँ के और बिहार के बच्चे जो है यहाँ आते हैं। तो मैंने मन में गांठ बांध लिया कि यदि मेरे पास पैसा हुआ तो इनके बराबरी का एक सेंटर जो है हम बनारस में ज़रूर बनाएंगे। और जिस समय मैंने ये सेंटर बनाया उस समय जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन बनारस में कहीं नहीं था। लोग ज़्यादातर किराए के मकानों में जो है इंस्टीट्यूशन चलाते रहे। ये पहला स्कूल ऐसा बना जिसमें कैंपस पूरा था, हॉस्टल, ग्राउंड और सब कुछ जो एक स्कूल के नाम के हिसाब से जो है चाहिए, उसी समय ये पूरा था। तो ये भावना रख के दूसरे जो है कॉलेज हमने खोला। तो मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल में गरीबी बहुत है, नौकरी नहीं है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ 50-100 जो है छोटी एंसिलरी यूनिट लग जाती हैं, जिससे लोगों को काम धाम मिल जाता है, लोगों को नौकरी मिल जाती है। वो चीज़ जो है पूर्वांचल में है नहीं। कृषि प्रधान है, खेती से लोग अपना खर्च चला लेते हैं, घर का छोटा मोटा काम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा तो उसमें है नहीं।
तो मैंने ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज रखे कि कम से कम जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के निकलें वो उनको जो है अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे और वो खुद जो है अपना काम चला सकें। इसलिए हमने जितने भी कोर्सेज यहाँ लिए हैं, चाहे BCom है, BBA है, BCA है, BFA है, MFA है, BJMC है, ये ज़्यादातर फैशन है, ये इस तरह के कोर्सेज हमने लिए कि लोग यहाँ से जब पढ़ के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा। और मैनेजमेंट में भी हम लोगों के यहाँ करीब करीब प्लेसमेंट जो है 70% से 80% रहा है अच्छी अच्छी जगहों पर। तो इसलिए ये दिमाग में था कि पश्चिम में जैसे स्कूल हैं और आप देखेंगे संरचना भी इसकी जो है ब्रिक वर्क वगैरह या बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीब करीब आप जाएंगे जब उधर पश्चिमी ज़िलों में गाज़ियाबाद या नोएडा वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह के बिल्डिंग वहाँ मिलेंगे। तो वही देख के मैंने यहाँ बनाया। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में बहुत सारे पेरेंट्स की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो आपने उसको कैसे फेस किया? देखिए, कोरोना में हमने शुरू से ही, पिछली बार भी जब कोरोना हुआ था तो मैंने उससे पहले ही जो है जब कोरोना की आहट हुई तो मुझे इसका आभास था। मैंने अपने सारे कर्मचारियों को, करीब 90 से 95 कर्मचारियों को हमने पहला टीका शुरू में ही लगवा दिया जब कोई नहीं लगवा रहा था, और इसलिए दूसरा टीका भी बहुत आसानी से लग गया उनको। साथ ही साथ जितनी भी दवाएं उस समय चलती थी, जो आइवरमेक्टिन चला के ऑस्ट्रेलिया में, इससे फ़ायदा हो सकता है, QC टैबलेट था जिससे कि उसको फ़ायदा हो सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन उससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी दवाएं मैं रेगुलर अपने स्टाफ को खिलाते रहा, अपने भी खाते रहा और रेगुलर स्टाफ को अपने सामने खिलाता रहा कि ऐसा ना हो कि हम टैबलेट दे दें और वो घर जाके ना खाएं। मैं अपने सामने खिलाता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे किसी भी स्टाफ को जो है कोरोना नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ 60 मरीज़ जो है भर्ती थे जो सेकेंड दौर में, और सब आप देखिए सेकेंड दौर जो है पहले दौर से ज़्यादा कठिन था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई, लेकिन मेरे किसी भी स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ। और मैं खुद, क्योंकि अन्य डॉक्टर जितने भी थे, सुपर स्पेशलिस्ट तो कोई आता ही नहीं था, फिजिशियन में भी एक बार आ गए दिन भर में तो फिर दोबारा नहीं आते थे, मरीज बेचारे किसके भरोसे रहें। तो सुबह शाम बहुत सारे हॉस्पिटल थे जो जहाँ खाली नर्सेज और वार्ड बॉय के ऊपर चल रहे थे, लेकिन मैं खुद जो है सारे मरीजों को सुबह शाम देखता था। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की ऐसी थी कि मुझे भी कुछ नहीं हुआ, ना मेरे किसी स्टाफ को हुआ। और जितने भी कंप्लेंट्स हुए, बहुत सारे नर्सिंग होम्स को इन्होंने एफिलिएशन दे दिया था जहाँ बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि बहुत पैसा लेते हैं और लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक भी कंप्लेंट नहीं आया कि कोई सरकारी दर जो निश्चित किया गया था 10,000, 15,000, 18,000 का जो रेट था उसी के अंदर सबका इलाज किया गया। और ब्लैक में जो रेमडेसिविर जो है बिक रहा था, आप कोई भी एक मरीज़ से पूछ लीजिए कि जो सिंह मेडिकल में भर्ती रहा हो या सिंह मेडिकल से दवा खरीदा हो, तो सरकारी रेट 932 रुपये था, तो हमने 932 रुपये में उससे रसीद पर और उससे दस्तखत भी कराया, ताकि हमारा कोई स्टाफ भी ऐसा ना करे कि बीच में जो है लेके और उन से ज़्यादा पैसा ले ले। तो कोरोना काल जो है ठीक रहा, चूँकि ये आपदा का अवसर है, इस समय तो सामाजिक होकर थोड़ा लोगों की मदद करनी चाहिए। अब उसमें लोग पैसा ऐंठने लगे और इसी वजह से छवि जो है ख़राब हुई, कोरोना की वजह से भी और भी वजह से थोड़ा डॉक्टरों की जो छवि पहले लोगों के दिमाग में था उसमें गिरावट आई। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे माहौल में डॉक्टर को भी आगे आके और सेवा करना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले के जितने पुराने डॉक्टर हैं उनके में सेवा भाव है, एथिक्स हम लोगों को पढ़ाया जाता है। जब हम लोग पास करके निकलते हैं तो एक एथिक्स का कोड होता है, वो पढ़ाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। जैसे पास आउट परेड में आर्मी वालों को शपथ दिया जाता है, उसी तरह से हम लोग भी शपथ दिया जाता है। लेकिन जो नई पौधा आ रही है, बहुत ही कमर्शियल हो गई है, बहुत ही प्रोफेशनल हो गई है, वो आते ही चाहते हैं कि वो करोड़पति और लखपति जो है बन जाएं। ये गलत है। देखिए, समाज के बीच में है तो सामाजिक दायित्व है हमारा कि हम समाज की सेवा करें। और आज भी समाज जो है शिक्षक को और डॉक्टर को, चिकित्सक को, दो ही ऐसे प्रोफेशन में लोग हैं कि आज भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम ऐसा काम कोई न करें जिससे कि समाज वो सम्मान हमको न दे, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अपने जीवन में ऐसा कुछ खास रुचि जो आपका है वो आप बताने का कष्ट करें। देखिए, खेल कूद, जब मैं यहाँ आया था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पैसे वाले बहुत हैं। हमें लगता है कि शायद 1,000 अरबपति होंगे और 3-4 हज़ार करोड़पति होंगे,
लेकिन जब मैं आया था तो यहाँ खेल और जो सामाजिक संगठन है, कल्चरल विंग्स हैं, उनको मदद करने में लोग बहुत आनाकानी करते थे। तो मैंने खेल में भी रुचि लिया और खेल का शायद ही कोई ऐसा विंग हो जिसको हमने मदद न किया हो। और वैसे ही कल्चरल संस्थाएं भी जितनी थीं, और इसी की वजह से लोग घर घर में जाने लगे भी। उससे आप समाज के बीच में यदि जाते हैं, उनका सेवा करते हैं या उनको कुछ देते हैं, तो समाज आपको सम्मान देता है। तो मैंने यदि बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ मुझे भी मिला। आज मुझे यदि बनारस शहर में या आसपास के ज़िलों में या लखनऊ दिल्ली तक यदि जानते हैं तो इसी समाज सेवा की वजह से जानते हैं, पैसे की वजह से नहीं। पैसे तो बहुत, हमसे ज़्यादा पैसा जो है यहाँ हज़ारों लोगों के पास होगा, लेकिन समाज सेवा की वजह से ही मुझे जो है दूर तक लोग जानते हैं। आपने ऐसा कोविड काल में जो स्थिति थी, आपने देखा कि बहुत भयानक स्थिति थी और इसमें मेडिकल का बहुत बड़ा कार्य और सहयोग रहा। उस कार्य सहयोग में कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए स्मरणीय यादें रही हों? देखिए, स्मरणीय तो ये था कि आदमी मौत से कितना डरता है, ये देखने में आया कि माँ बाप की सेवा भी करते लोग छोड़ के भाग गए माँ बाप को, और हम लोग उनकी सेवा करते रहे, बाद में लोग ले गए। तो संबंध भी समझ में आ गया कि कितने, जो आदमी कहते हैं ना, संकट काल में समझ में आता है कि कौन किसका करीबी है। और इस संकट काल ने सबको समझा दिया है कि कौन किसका रिश्तेदार और कौन करीबी है। बहुत नज़दीकी लोग जो है अपने मरीजों को छोड़ के भाग गए। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि जो है लोग लाश भी नदी में जो लोग ले जाके फेंके, वो तो उन्हीं के रिश्तेदारों ने फेंका ना, जिनके माँ बाप मरे थे या जिनके रिश्तेदार मरे थे। तो ये हमने देखा कि कोरोना काल में संबंधों का निर्वहन भी लोग करने से कतराते रहे। ये डॉक्टरी पेशे में ही लोग जुड़े हुए ऐसे थे, डॉक्टरी नहीं, पुलिस विभाग में भी, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। तो पुलिस विभाग, 3 विभागों ने इसमें बहुत जम के काम किया। सफाई कर्मी हमारे, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग से। और यदि ये नहीं जागरूक रहते, या जो प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने जो मोटिवेट किया इनको, इन कार्यों के लिए उनकी सराहना की, उनकी पीठ ठोकी, उसी का नतीजा था कि आज कोरोना को हम जो है बखूबी जो है कंट्रोल कर सके। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात हम और पूछना चाहेंगे। आप इतना मतलब फेमस चेहरा हैं, और कभी क्या आपको राजनीति में आने की इच्छा नहीं की? नहीं, राजनीति में मैं मेयर का चुनाव लड़ा यहीं बनारस से, और सेकंड पोजीशन थी। उस समय कांग्रेस की बहुत ख़राब हालत थी, तब भी जो है सेकंड पोजीशन थी। राजनीति देखिए, अब राजनीति हो गई है बहुत गंदी, और यहाँ पैरवी करके टिकट लेना, ये सब करना अब हम लोगों के बस का नहीं है कि हम लोग पीछे पीछे घूमें नेताओं के और टिकट मांगे। यदि समाज सेवा का मौका जो है कोई पार्टी यदि देती है हमें, कोई बड़ी पार्टी, जैसे कि कांग्रेस ने दिया हमें मेयर के लिए टिकट दिया, अब नहीं किस्मत अच्छी थी, हार गए, कुछ अपनी गलतियों से, कुछ पार्टी की गलतियों से हारे। लेकिन यदि मौका मिलता तो शायद मैं कुछ जो है समाज के लिए और भी कर पाता, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। मैं विधायक, कोई विधायक यदि जितना काम कराता होगा, हमें लगता है कि शायद अपने कार्यकाल में हमने उससे ज़्यादा खर्च अपने पास से कर दिया होगा लोगों के बीच में, जो सरकारी पैसे से वो कराते हैं। और जितना उनको जानते हैं उसके कई गुना जो है लोग हमको जानते हैं हमारी समाज सेवा से। तो इसलिए ये भी इच्छा नहीं कि जैसे विधायक बनने से भाई काम कराएंगे तो उसे कमाई करनी है, उसे शोहरत पाना है। तो ये सब चीज़ें हमको अब ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की कि हम उसके वजह से पा जाएंगे। हमें समाज ने खुद ही इतना दिया है कि हमें राजनीति में आके समाज में वो पाने की इच्छा नहीं है। राजनीति, यदि राजनीति में आया, अच्छा काम करूंगा प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। यदि कोई पार्टी सोचती है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं और उससे मेरी आवश्यकता है, तो मैं निश्चित रूप से जो है उसमें आऊँगा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उतरूँगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है देश का समाचार में। आज डॉक्टर साहब के जो व्यक्तित्व थे, इन्होंने कोविड काल में भी अपना मेडिकल चलाते हुए कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी कि जो समाज के पब्लिक को शोषण करना पड़े, और जितना सहयोग हो सका उन्होंने उतना किया है, और आगे भी इनका वादा है करते रहेंगे। और जानते हैं कि इन्होंने अपने कुछ संस्थाएं जो है उसके साथ भी जुड़ के कार्य किए, कि अकेले कार्य किए, और जो भी सहपाठी रहे, जैसे कि इन्होंने बोला कि अपने खर्चे पे इन्होंने बहुत सारा जितना मदद हो सकता था इन्होंने किया।
और आपका किसी और लोग जैसे पार्टी से भी सहयोग मिला कि आपने जनता समूह बनाया कि अकेले सब चीज़ किया? नहीं, देखिए बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आईएमए का जो है आजीवन सदस्य हूँ। लायंस क्लब में मैं गवर्नर रहा और लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर रहा, ये गोरखपुर से लेकर सिंगरौली तक 32 जिलों का ये डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद लोगों ने मुझे चेयरमैन भी बनाया लायंस क्लब में। लायंस क्लब बहुत बड़ी संस्था अंतर्राष्ट्रीय है और इसमें मैं गोरखपुर से लेकर कश्मीर तक का जो है चेयरमैन था। मेरे अंडर में 10 गवर्नर थे, 35,000 मेंबर और जो है 850 क्लब थे। तो बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से काम करने का मौका मिला और जहाँ भी मैं गया वहाँ हमने एक अलग राह जो है बनाई, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी रहीं। यहाँ पे भी कई क्रिकेट एसोसिएशन है, सामाजिक है, गोकुल आर्ट्स है, तो इसमें रहा। रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो कई संस्थाओं के माध्यम से मैं लोगों के बीच में गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो पैसे मैंने खर्च किए वो संस्थाओं का नहीं, मैंने अपने पैसे से संस्थाओं को जो है दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।